हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। माता रानी लक्ष्मी आपको बहुत सारी, कहीं ना कहीं लक्ष्मी वैभव। दीपावली केवल पैसों का, हम लोग कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं, दीपावली केवल किस चीज का, कहीं ना कहीं वेल्थ का। और वेल्थ का मतलब क्या होता है? द वेल्थ इज नॉट ओनली, जिसको बोलते हैं समृद्धि, वो सिर्फ पैसे की समृद्धि नहीं होती, स्वास्थ्य की समृद्धि, खुशियों की समृद्धि, हर प्रकार से कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं कि बरकत, वो चीज आती है। खैर, उसी त्योहार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। घर में जितने भी आपके बड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम, ठीक है। और जितने भी छोटे हैं उन सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं उनके लिए। आज के त्योहार पे कैसे हम आपसे अलग रह सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब हम हर एक नॉर्मल सा दिन भी आपके बिना, आपसे मिले बिना नहीं गुजारते, तो हाउ इज दैट कैन बी पॉसिबल टू मीट यू विदाउट यू on this Deepavali festival. Anyways, without wasting time, आज भी एक बढ़िया सा सेशन लेके आई हूँ। चीजों को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और डिस्कस किया है क्या, कि असली दीपावली तो वही है कि जब हमारे सही उद्देश्य जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमें प्राप्त हो। हमारी असली दीपावली तो वही होती है ना। तो चलो उस दीपावली की तैयारी में लगे रहते हैं, ठीक है। तो जरा सा देखते हैं, आज एक सेशन लेके आई हूँ, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री को टारगेटेड ये सेशन है। डिस्कस करते हैं और आशा करती हूं आप भी चीजों को समझेंगे और अच्छे से रिवीजन में ज्वाइन करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, फटाफट। पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सेशन को जल्दी से दबा के शेयर मार दो, है ना। क्योंकि जो भी बच्चे कहीं ना कहीं इस भूल में हैं कि यार दिवाली है, कौन क्लास ले रहा होगा यूट्यूब पे, उनको कहीं ना कहीं मेरा लिंक पहुंचे और कहें भाई मैडम क्लास ले रही यूट्यूब पे। देखो, ग्लास ब्रेक इज द एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताओ कि कांच का टूटना। भाई फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, उनमें से ये क्वेश्चंस हैं आपके, इनको कर लो अच्छे से। तो ध्यान से देखो, कांच का टूटना किसका उदाहरण होता है? पहले तो यहां पर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस, मतलब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित ये क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर तुम केमिस्ट्री से बाहर निकलो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी ड्रेस चेंज करके चली आऊं तो मेरा फिजिकल चेंज है। सपोज मैंने गेटअप चेंज कर लिया, थोड़ा सा लुक्स चेंज कर लिए, मेरा फिजिकल चेंज है। अब बंदा ही बदल गया तो वो क्या हुआ? केमिकल चेंज हो गया। सरल सी भाषा में समझो, जब केमिकल कॉम्पोजिशंस पे फर्क पड़ता है, नए कंपाउंड्स का बन जाना, नई केमिकल कॉम्बिनेशंस क्रिएट होना, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। परंतु जब भौतिक अवस्था, रंग, रूप, आकार, है ना, ऐसी चीजों में परिवर्तन आता है, शेप्स, स्ट्रक्चर, ये फिजिकल चेंजेस में काउंट होते हैं। तो जल्दी से यहां पर देखो क्या पूछ रहा है, कांच का टूटना। भाई कांच टूट गया, लेकिन कांच की जगह कुछ और तो नहीं बन गया ना। तो आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कांच का टूटना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज में काउंट होगा। बहुत से बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि मैम आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा क्या, कि जो ऐसे चेंजेस जो दोनों डायरेक्शन में हो जाएं, बच्चे इसमें बहस करते हैं कि मैम कांच टूट गया, वो वापस जुड़ तो नहीं जाएगा, तो ये कैसा हुआ, ये परमानेंट चेंज हो गया। उनका कहने का मतलब ये केमिकल चेंज। नो, तो याद रखिएगा, कांच का टूटना किस में काउंट होगा? फिजिकल चेंज में काउंट होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे? The question is, burning of paper is an example. कागज का जलना किसका उदाहरण होगा? मैं आपसे पूछ रही हूं, कागज जलने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख में परिवर्तित हो गया। और राख को क्या वापस आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो चीज कागज है, मतलब सेलुलोज है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि कागज क्या है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कागज का मतलब सेलुलोज। क्या होता है रासायनिक रूप से? सेलुलोज की पतली पतली फॉइल्स बना दी जाती हैं, उसको हम कागज के रूप में प्रयोग करते हैं। अलग अलग कलर में उस लुगदी को डाल दिया था, लाल पेपर, सफेद पेपर, काला पेपर, है ना, तो वो वैसे चेंज हो जाता है। खैर, तो सेलुलोज है, लेकिन उसको जलाने के बाद वो ऐश में, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा चेंज हो गया? ये केमिकल चेंज का उदाहरण हो गया। अभी भी बहुत सारे बच्चे गायब हैं। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं त्योहार को अगर हम यहाँ आपके साथ मनाने के लिए उपस्थित हैं, तो आशा करती हूँ आप भी कहीं ना कहीं छोटी सी उपस्थिति दर्ज करके टीचर्स का उत्साहवर्धन जरूर करेंगे। चलिए से देखिए अगला क्वेश्चन। देखो, द व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है
कैंडल बर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताओ, ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। थोड़ा सा देखो फिजिकल केमिस्ट्री के यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण होता है? बहुत सारे बच्चे यहां पर दिमाग लगाएंगे क्या कि मैम रही कैंडल और कैंडल अगर जली तो इसका मोम पिघला, मोम पिघल के लेकिन जम गया नीचे, मोम पिघल के जम गया लेकिन मोम तो मोम ही रहा, तो वो यहां पर फिजिकल चेंज टिक करेंगे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि बत्ती जलने के दौरान मोम का वो हिस्सा जो वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो हिस्सा जो वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो गया वो तो वापस नहीं आया ना। तो यहां पर अगर आप मेरे से पूछो तो दोनों टाइप के परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, याद रखिए, और मोम का पिघलना ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको क्या करना है मैम, हम क्या टिक करके आए, आप अब चालाकी से काम लेना। यहां पर देखो ऑप्शन में क्या बोथ का है ऑप्शन, हाँ है, तो जाने दो। अगर सपोज यहां पर बोथ का ऑप्शन ही नहीं होता, हमें एक चूज करना पड़ता, तो हम आपको राय देते कि बेटा यहां पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कैंडल बर्निंग पूछ रहा है या कैंडल मेल्टिंग पूछ रहा है। बर्निंग पूछा ना, जाने दो, केमिकल चेंज है, क्योंकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में काउंट होगा, क्योंकि वैक्स वेपर जो कन्वर्ट हो गया एज अ फ्यूल वेपर में, वो कन्वर्ट नहीं होता वापस, दैट इज वन डायरेक्शन चेंज, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है आपसे। द क्वेश्चन इज जिगजैग मोशन इज रिलेटेड टू, जिगजैग जिसको बोलते हैं, जिगजैग मोशन क्या होता है, पहले तो जिगजैग मोशन देखो। जिगजैग का मतलब कुछ इस तरीके का मोशन, देखो मेरा मार्कर कैसे चल रहा था, जिगजैग, कहीं से टकरा रहे, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। ये जिगजैग मोशन क्या है, पहले तो जिगजैग मोशन हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर थोड़ा सा आइए चीजों को डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ देखो अब यहां ध्यान से, मैंने आपको कोलाइडल विलयन पढ़ाए थे, कौन से सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ाए थे। हाँ देखो भाई, कोलाइडल सॉल्यूशंस मैंने आपसे डिस्कस करे थे कि कोलाइडी विलयन क्या होते, तो मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन। देखो भाई ध्यान से, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें टू स्टेट्स ऑफ मैटर कंबाइन करती हैं, क्योंकि ये जिगजैग मोशन वाला क्वेश्चन आप बता तो देते हैं एमसीक्यू में, लेकिन आपको बात पूरी नहीं कह पाती मैं आपसे, इसलिए मैं आ गई इधर समझाने। अब देखो यहां ध्यान से, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, जहां पर पदार्थ की दो अवस्थाओं का संगम मिल रहा हो। मतलब पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, ठोस, द्रव तथा गैस, है ना। लेकिन जब आप कंफर्मली ये ना कह पाओ कि ये केवल सॉलिड है या सिर्फ लिक्विड है या सिर्फ गैस है, मतलब जैसे कि अगर मैं पूछूं तुमसे पानी क्या है तो कहोगे लिक्विड, मैं कहूं ये क्या है तो कहोगे ऑक्सीजन, गैस। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कोका कोला क्या है तो आप कहोगे लिक्विड, मैं कहूंगी नहीं वो तो तुम शेक करते हो तो उसमें गैस भी तो निकलती है। हो गए कंफ्यूज। तो ऐसी अवस्था जहां पर दो अवस्थाएं, जैसे कि कोका कोला जिसे हम सोडा वाटर बोल रहे हैं, वो दो अवस्थाओं का संगम है। कौन कौन सी, लिक्विड प्लस गैस। ऐसा फॉर्म जिसमें गैस कंपलसरी हो। एक और देख लेते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं धुएं की, धुआं क्या है, स्मोक क्या है, धुआं क्या है, तो आप कहोगे हवा में जब महीन धूल के, जिसको बोलते हैं महीन धूल के कण व्याप्त हो जाते हैं, मतलब सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स विद एयर, दैट इज गैस, ये क्या कहलाएगा। तो मैडम क्या समझा रहे हो, मैं कोलाइडल सॉल्यूशंस समझा रही हूं। कोलाइडल सॉल्यूशंस का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स, है ना। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कोहरा क्या है, फॉग क्या है, तो आप कहोगे मैम कि जब हवा में बूंदें, किसकी, पानी की बूंदें परिक्षेपित हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें मर्ज हो जाती हैं, लिक्विड, तो आप इसको बोलते हो क्या, फॉग। अब आप इसको समझो कि चाहे
गैस में सॉलिड मर्ज हो और चाहे गैस में लिक्विड मर्ज हो, लेकिन बनता एरोसॉल है। क्या बनता है? एरोसॉल। अब ये क्या है? दिस इज द कैटेगरी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो यहां मैं आपको बताऊंगी, जस्ट अ मिनट, हां, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो दूध क्या है? दूध इज ऑल्सो वन इमर्शन। इमर्शन क्या होता है? जहां पर लिक्विड लिक्विड एक दूसरे से कंबाइन करें। देखो भाई, मिल्क क्या होता है? तो आप कहोगे मैम दूध को मथा, ऊपर आ गया मक्खन जिसे हम बोलते हैं बटर, और नीचे बैठ गई छाछ, है ना, छाछ। तो ये है क्या? तो भाई ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। यहां पर पदार्थ की दो अवस्थाएं लिक्विड लिक्विड मर्ज हो गई। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इमर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पायस विलियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पायस विलियन के नाम से। तुम्हें क्या समझ में आया? कोलाइडी विलियन वह विलियन होते हैं, अब आप डेफिनेशन पे आ जाओ। द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर, द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर वेयर टू फ्री स्टेट्स आर मर्ज्ड इनटू ईच अदर, जहां पर दो मुक्त अवस्थाएं एक दूसरे में परिक्षेपित होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम कोलाइडी विलियन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो पार्टिकल क्या करते हैं? परिक्षेपित होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे में सस्पेंडेड होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में आते हैं, तो उनका मोशन जिगजैग होता है। ये किसने डिफाइन किया था? अब आप वापस आइए यहां पर मेरी बातों में आगे प्रोसीड करते हुए, क्या कि इसको किसने डिफाइन किया था? तो याद रखिएगा, जिगजैग मोशन, जिसको हम ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस का मोशन होता है। देखो यहां पे आ जाओ, ये कोलाइडी विलियनों से संबंधित है। जिगजैग गति किससे संबंधित है? ये कोलाइडल सॉल्यूशंस की गति होती है। इसको साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिफाइन किया था। और क्योंकि उन्होंने पार्टिकल्स की गति को कैसे नोटिस किया? उन्होंने ऐसा कुछ नोटिस किया जो कि अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रही थी। तो इसको इन्होंने जिगजैग, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर, इसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम ब्राउनियन मोशन के नाम से, ब्राउनियन गति के नाम से भी जानते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है, जिगजैग मोशन ही ब्राउनियन मोशन कहलाता है, बिकॉज इसको साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिफाइन किया था। और किससे संबंधित है ये? कोलाइडल पार्टिकल्स में ये मोशन नोटिस किया गया था सबसे पहले। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो याद रखिएगा। अगला देखो, कोलाइडी कणों की गति की व्याख्या किसने की? अभी मैंने आपको बताया दैट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिफाइन, है ना, इन्हीं के नाम पे तो अभी मैंने बताया था कि ब्राउनियन मोशन होता है। तो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ब्राउनी गति की व्याख्या की गई, जिसे जिगजैग मोशन के नाम से भी हम जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिगजैग मोशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? मिल्क इज द सस्पेंशन ऑफ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दूध किसका विलियन होगा? बच्चा एक बात बताओ आप मेरे को ध्यान से, दूध के मैंने आपको कई एंगल से क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने मिल्क के पढ़ाए हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, और अगर नोट्स बना रखे हैं तो फिर क्या कहने, उस पर थोड़ा सा ध्यान डाल दो, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। उंगलियों पे रिवाइज करो। चलो आ जाओ मेरे साथ। मिल्क को कैसे मैंने बताया था कि मिल्क की जब जब चर्चा होगी वनडे एग्जाम में, तो मिल्क कैसे पूछा जाएगा? कैसे, जरा देखो। दूध का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन तो यही बनता है दूध का, क्या कि दूध क्या है? दूध इमर्शन है। दूध एक पायस विलियन है। दूध कोलाइडी विलियन की कौन सी अवस्था है? दूध पायस अवस्था है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यही तो क्वेश्चन है तुम्हारे दूध के, है ना। दूध का और क्या पूछ लेते हैं कि दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है? तो दूध से कर्ड मतलब दही का बनना, ये फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं किण्वन। ये किण्वन का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। किसका? किण्वन का। ये किण्वन का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कि पॉस्चराइजेशन किससे संबंधित है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। सुनो, पाश्चुरीकरण क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो पैकेट वाला दूध मिलता है, हाँ, अमूल सपोज एग्जांपल, है ना, मदर डेयरी, तो जो पैकेट वाला दूध होता है उस पे लिखा होता है बकायदा दैट इट इज अ पॉस्चराइज्ड मिल्क।
पॉस्चराइज मिल्क का मतलब क्या होता है? पॉस्चराइजेशन पहले नोट कर लो, फिर चीजें हम बताते हैं। पॉस्चराइजेशन इज द प्रोसेस जो कि किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। पॉस्चरीकरण क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था कि साइंटिस्ट रहे जिनका नाम लुईस पॉस्चर, उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया कि दूध तो ऐसी चीज है कि जरा सा अगर हम इसे गर्म, थोड़ा सा जिस दिन ऐसे समझो गर्मियों में दूध जल्दी फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी खाने पीने वाली चीज में एक रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा ज्यादा तापमान मिलने पर, गर्मी होने पर, उसमें बैक्टीरियल रिएक्शन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाता है? बैक्टीरियल रिएक्शन शुरू हो जाती है। आम भाषा में उसको हम बोलते हैं लो चीज सड़ गई, और जिसको हम बोल रहे हैं सड़ गई वो है बैक्टीरियल रिएक्शन। और अगर किसी तरीके से उस बैक्टीरियल रिएक्शन को रोक दें तो वो चीज आसानी से सड़ने से रोकी जा सकती है। सो अब मैं यहां पर क्या बात कर रही हूं? मैं दूध में बैक्टीरियल रिएक्शन की बात कर रही हूं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया व्हेन स्टार्टेड टू रिएक्ट देन इट कन्वर्टेड इनटू, यू कैन से, द सोर टेस्ट ऑफ मिल्क। अब दूध खट्टा होने लगा, फट गया दूध। तो क्या किया? लुईस पॉस्चर ने बताया कि बैक्टीरियल रिएक्शन दो तरीके से रोकी जा सकती है। एक तो कि दूध को काफी लो टेम्परेचर पे आप हमेशा रखो, और या फिर दूध को काफी हाई टेम्परेचर पर रखा जाए। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है अगर हम हमेशा हाई पे रखेंगे? एक चीज समझो सिंपल सी लैंग्वेज में, घर में सब्जी गर्म कर लो, नहीं तो खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों कहती हैं मदर? क्योंकि बैक्टीरियल रिएक्शन रोकी जा सकती है काफी हाई टेम्परेचर पर। और रही बात दूध को फ्रिज में रखने की, तो अब आप मेरी बात समझो। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में यही किया जाता है कि पहले तो दूध को खूब कस के उबाल के, तेज हाई टेम्परेचर पर उबाल के 70 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 1 मिनट तक उबाला जाता है, और फिर उसको तुरंत ठंडा करा दिया जाता है। और फिर उसको, दूध को आप अगर नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर पर रखते हो, ऐसे दूध को कम से कम 3 से 4 दिन तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द पॉस्चराइजेशन प्रोसेस। इसको उबालने की जरूरत नहीं। तो ओवरऑल मिल्क के यही तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहीं पे आप आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? दूध इनमें से किसका परिक्षेपण है ना? तो किसका परिक्षेपण है? ये लिक्विड का लिक्विड में परिक्षेपण है दूध का। ये हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ। अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, याद रखिएगा धुआं मैंने किसका उदाहरण बताया था? धुआं है क्या? धुआं है डस्ट प्लस एयर। मतलब डस्ट बोले तो सॉलिड और एयर बोले तो गैस। ये हो गया एक प्रकार का एरोसॉल। क्या हो गया ये? तो जिसको बोलते हैं धुआं, ये एरोसॉल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है? जेमस्टोन काउंटेड इन कैटेगरी ऑफ, जल्दी से बताओ। जो रत्न होते हैं, कौन से रत्नों की मैं यहां पर बात कर रही हूं? मैं ऐसे रत्नों की बात कर रही हूं जैसे कि पुखराज वगैरह, हीरा वगैरह। तो ये कोलाइडल, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आप लोगों को तजुर्बा नहीं है जिंदगी में, ये चीजें आपने नहीं नोटिस करी, वो एक अलग बात है, वरना मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब नोटिस करिएगा कि लोगों के हाथ में आपने तरह तरह के रत्न पहने देखे होंगे। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ऐसे करके धूप में, रोशनी में देखोगे तो उनमें रेशा जैसा दिखाई देगा, क्लाउडी संरचना, एक बादल नुमा संरचना दिखाई देगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे जेमस्टोन्स जैसे माणिक, नीलम, पुखराज। ये किसकी कैटेगरी में काउंट होते हैं? ये काउंट होते हैं किसकी कैटेगरी में? दे आर काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड सॉल। जबकि हीरा, इसमें कोई रेशा नहीं पाया जाता, ये प्रॉपर तरीके से एलोट्रोप है ना? तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये सॉलिड सॉल का उदाहरण होते हैं। और सॉलिड सॉल जिसमें सॉलिड का सॉलिड में सस्पेंशन होता है। अभी मैं आपको कोलाइडल अवस्थाओं के अलग अलग टाइप्स पढ़ा रही थी, लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू सॉलिड इनटू गैस, है ना? ये सब पढ़ा रही थी, लिक्विड इनटू लिक्विड। ऐसे ही सॉलिड इनटू सॉलिड इज इक्वल्स टू सॉलिड सॉल। और इनकी कैटेगरी कौन आ जाती है? इनकी कैटेगरी आ जाते हैं रत्न। तो ये कोलाइडी विलयन का ही एक अवस्था होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पॉस्चराइजेशन इज द प्रोसेस रिलेटेड टू मिल्क। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल? ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक अवस्था अगर फिक्स गैस है
तो अगला चाहे एयर हो, अगला चाहे सॉलिड हो, अगला चाहे गैस के साथ सॉलिड हो और चाहे गैस के साथ लिक्विड हो, लेकिन होगा वो एरोसॉल। अब यहां ध्यान से देखो, प्यूमिक स्टोन, फॉग और स्मोक। प्यूमिक स्टोन क्या होते हैं? अगर आपने मार्केट में एड़ी रगड़ने वाला पत्थर जिसको हम बोलते हैं प्यूमिक स्टोन, झावा पत्थर बोलते हैं बुकिश लैंग्वेज में, ऐसा पत्थर जिसमें हवा बुरी तरीके से डिच हो गई है। कहने का मतलब ये कि जब पत्थर में, नेचर में पत्थर में हवा के कण, तो वो पत्थर बहुत हल्का हो जाता है। ऊपर से देखने में लगेगा इतना भारी पत्थर, लेकिन उसके अंदर क्यों? क्योंकि वो खोखला हो गया है, उसमें जगह जगह एयर घुस चुकी है। जैसे कि ब्रेड, जैसे कि केक, मैदा में हमने जरा सा क्या डाला, मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रही हूं। तो अगर आप उसमें मैदा में जरा सा बेकिंग सोडा डाल देते हो, वो तुरंत गैस छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो क्या हो गया? वो फ्लफी हो गया, हमने आम भाषा में बोल दिया खमीर उठाया। क्या आ गया? उसमें ईस्ट बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से जब पत्थर में हवा मर्ज होगी तो वो हल्का हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, वो तैरने लगेगा। वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सॉलिड प्लस एयर, मतलब एरोसॉल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो याद रखिए एरोसॉल, ये भी एरोसॉल भाई आएगा किस में? लिक्विड इंटू गैस में, है ना। स्मोक लिक्विड इंटू सॉलिड इंटू गैस में। आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? ऑल अबव। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स, है ना। आशा करती हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और क्लियर भी हो रही हैं। आगे देखिए, जेमस्टोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी बताया था मैंने, सॉलिड सॉल। जेमस्टोन किसके उदाहरण होते हैं? ये ठोस सॉल के उदाहरण होते हैं। कैसे होते हैं? तो कह सकते हो आप कि इसमें सॉलिड का, सॉलिड में ही सस्पेंशन होता है। ठोस अवस्था का ठोस अवस्था में ही जब परिक्षेपण होता है तो उसको हम सॉलिड सॉल बोलते हैं। अगला देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? क्या पूछा गया है? टिंडल इफेक्ट। इसके ऑप्शंस पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं चाहूंगी कि आप, हाँ देखो इधर, पहले मैं चाहूंगी कि इस चीज को, जी कहां पहुंच गए? एक मिनट रुको, एक मिनट बेटा। हाँ यहां आ रहे थे, चलो। हाँ तो देखो जरा कि ये क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल अगर हम किसी बीकर में पानी भरें, क्या भरें? खाली पानी, खाली इसमें अगर पानी भरा हुआ है और इधर से अगर हम टॉर्च से क्या मारते हैं? इसके ऊपर लाइट मारते हैं। क्या मारते हैं? लाइट मार रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको अंदर बर्तन में लाइट का पाथ, मतलब चमक तो दिखाई देगी, लेकिन बिल्कुल क्लियर अगर हम कहें बिल्कुल लाइट का पाथ एकदम क्लियर दिखाई दे कि देखो ये चमक है, ये अंधेरा है, ऐसा नहीं होता। साधारण पानी में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर इसी पानी की जगह अब मान लो क्या है ये, अब ये क्या है? सपोज इसी पानी में हमने दूध मिला दिया, अब ये बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बन गया? ये बन गया कोलाइडी विलियन, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज ये मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों के तेल की बोतल है अगर, और एग्जाम्पल ले लेते हैं शहद है अगर, ये सब कोलाइडी विलियंस में काउंट होते हैं। अब ऐसी अवस्था में प्रकाश का पथ पूरी तरीके से साफ दिखाई देता है, जिसको वैज्ञानिक टिंडल द्वारा सबसे पहले बताया गया। परिभाषा सुनो, टिंडल प्रभाव क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर एबल टू विजुअलाइज द पाथ ऑफ द लाइट। केवल कोलाइडी विलियनों में प्रकाश का पथ पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं विजिबल, मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जबकि बाकी विलियन, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन, पानी, व्हाट इज वाटर, वाटर इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। देखो तुम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को जब समझ जाते हो तो तुम ब्राउनियन मोशन और टिंडल प्रभाव में हो जाते हो कंफ्यूज, दोनों को उठा देते हो, मिला देते हो। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। ब्राउनियन मोशन जहां कोलाइडल पार्टिकल्स के मोशन की बात करता है, जिगजैग मोशन की बात करता है, वहीं टिंडल प्रभाव प्रकाश पथ के प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होने की, विजिबल होने की बात करता है। एनीवेज, नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है यहां पर? ध्यान से देखो, मेरी पीपीटी हिल गई, रुको जाओ 2 मिनट रुको। हाँ एक मिनट। हाँ देखो ये क्वेश्चन, तो यहां पर अब देखो क्या पूछ रहा है। टिंडल प्रभाव क्या करता है? मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, क्या कोलाइडी का कणों के गति की व्याख्या करता है? नो,
ये तो ब्राउनियन मोशन हो गया। द पाथ ऑफ लाइट इन कोलाइडल पार्टिकल्स, द पाथ यहां पर होगा डिफाइन द पाथ ऑफ लाइट इन कोलाइडल पॉल्यूशन पार्टिकल्स। यहां पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, लेकिन सही आंसर यही है। क्या साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स? नो, नन ऑफ दीज। तो खैर जाने दो, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो एग्जामिनर की गलती भी पकड़ लेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? मिस टाइपिंग होगी वो भी पकड़ लेगा, लेकिन खुद का तो कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप भी परफेक्शन बनाइए चीजों में कंसेप्ट के साथ। एसिड यूज्ड टू मेक आई ड्रॉप, आई ड्रॉप बनाने के लिए आंखों में कौन सा एसिड डाला जाता है? आप लोग सुन के हो सकता है अचंभा व्यक्त कर रहे हो, बट हाँ, मैलिक एसिड सेब में होता है, एप्पल। बोरिक एसिड की बाद में बात करते हैं, लैक्टिक एसिड दूध में और दही में होता है, ठीक है। और यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था ये शरीर में ही होता है, यूरिक एसिड, और गठिया रोग का कारण बनता है तो ये भी बॉडी में ही होता है ना। और बॉडी में कहां पर होता है? बॉडी जॉइंट्स पे होता है ना, जोड़ पे होता है, और गठिया रोग का कारण होता है। घर के बाबा दादी, घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं यार मेरे घुटनों में उठने बैठने में बहुत दर्द होता है, हाथ के जोड़ों में दर्द होता है। तो एक उम्र के बाद शरीर के जोड़ों पर यूरिक एसिड का कलेक्शन गठिया रोग का कारण बनता है, जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम डॉक्टर्स बोलते हैं, एंड इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज। तो याद रखिएगा। हाँ, यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पे कि क्या आंखों में डाली जाने वाली दवा, आंसर होगा बोरिक एसिड, जिसे सॉफ्ट एसिड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। वनडे एग्जाम इसको सौम्य अम्ल के नाम से भी पूछते हैं, वनडे एग्जाम इसे एंटीसेप्टिक एसिड के नाम से भी पूछते हैं, वनडे एग्जाम आपसे पूछते हैं जो घमौरी नाशक पाउडर, डर्मीकूल, नाइसिल, नवरत्न, तुम जिस नाम से समझो, तो जो घमौरी नाशक पाउडर होते हैं नॉट फॉर द ब्यूटी पर्पस, उनमें अक्सर एक एसिड मिलाया जाता है जो कि स्किन फ्रेंडली। और सुनो, जब आपको स्किन डिजीज हो जाती है, दाद हो गया, एग्जाम्पल खुजली हो गई, या आपको कोई स्किन डिजीज हो गई, तो डॉक्टर आपको बोलता है, जो पाउडर लिखता है उसमें ज्यादातर बोरिक एसिड होता है। तो फिलहाल आपको स्किन ट्रीटमेंट अगर मैचिंग करवा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बी रेडी फॉर दैट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए अब आप। द क्वेश्चन इज एसिड इंजेक्टेड बाय हनी बी इन आवर स्किन, मधुमक्खी जब काटती है तो शरीर में कौन सा अम्ल इंजेक्ट करा जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दबा के एक बार जरा सेशन तो शेयर मार दो कम से कम। ठीक है, और बाकी चीजें हमारे जैसे टीचर्स तो तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जब तक कहीं ना कहीं हम अपने, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य यह है कि हमें अपना सिलेक्शन मिले, और मेरा उद्देश्य है कि अब तक जो मेहनत की उसमें कहीं पर से ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ना मेरी तरफ से और इनकी तरफ से हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। So I am just requesting, if you are founding that our efforts are really honest, our efforts are really true, तो please share the session, बच्चों तक पहुंचाइए। ये मैं इसलिए नहीं कहती बचाए, वो जो चीजें तुम लोग देखते हो ना, तुम लोग अक्सर में तुम लोग उन चीजों से कंपेयर करते हो कि यार ये सब लोग कहते रहते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो कहानी अलग है। लेकिन एक चीज समझो आप, वो तो खैर है ही जरूरी, अगर वो नहीं होता तो हम आज 4 मिलियन के साथ आपके साथ ना होते। लेकिन एक चीज आप ये भी समझो कि दिमाग ही नहीं चलाता, एग्जामपुर दिल से काम लेता है। और ऐसे समझ लीजिए क्वालिटी टीचर्स अपना कंटेंट खोल के रख देते हैं यूट्यूब पे, तो उनका सिर्फ उद्देश्य बेटा यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कॉपियों में पहुंचे, और बच्चा कहीं ना कहीं इतना कह सके कि यार हमने और कहीं चवन्नी नहीं दी थी, हमने तो एग्जामपुर पे ही सारा कवर किया सिलेबस। तो दिस इज द रियली बिग अवार्ड फॉर अस। ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्या होता है? अवार्ड होता है, ट्रॉफी होती है, मेडल होते हैं, वॉट एवर यू विल से। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस बाकी अपनी अपनी मानसिकता है, शब्दों को किस तरीके से कोई लेता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखो, मधुमक्खी द्वारा हमारे शरीर में अम्ल कौन सा? यार विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मेथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, फॉर्मूला होता है HCOOH। और अगर आप जानना चाहो तो इसको कौन सा, मैंने आपको कौन सा ग्रुप पढ़ाया था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ाया था, COOH। और क्या बताया था? मैंने बताया था जब कभी भी तुम्हें ये ग्रुप मिले, आंख बंद करके टिक कर दो, ये नेचुरल एसिड है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं सिरका, कैसा अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि वीक एसिड है, नेचुरल एसिड है ना। इस तरीके से मैंने चीजों को आपको बताया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर? इनमें से कौन मार्बल कैंसर के लिए उत्तरदायी है? ये भी मैंने बताया था, अम्ल वर्षा वाले चैप्टर टॉपिक पे बताया था। एसिड रेन वाला टॉपिक जब मैंने आपसे डिस्कस किया है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा बेटा, ठीक है। और बाकी ये बात तुम भी जानते हो, देश पूरा दिवाली क्यों ना मनाए, लेकिन सच्चाई ये है, हाथ में जब सिलेक्शन होता है और इतने दिन की तपस्या, रात दिन की नींद जो उड़ाई होती है जिस चिंता ने, वो दूर होती है। और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे हम कहते हैं ना, सबसे पहले कौन आंसरेबल है? हम खुद के लिए आंसरेबल है। तो हम जब खुद से कहते हैं या यू हैव डन, यू रॉक्ड, उस दिन को इमेजिन करो, शब्द मुंह में नहीं होते हैं, और रोल नंबर की एक लंबी सी पट्टी इंसान बार बार खोल के देखता है कि ये रहा रोल नंबर, और एक बार नाम चेक करो, पापा का नाम, क्यों ऐसा होता है या नहीं होता है? तुम्हारे साथ भी वो क्षण आएंगे, तब हम तुमसे बात करेंगे, अब बताओ आज कौन सा फेस्टिवल है? तब तुम कहोगे मैम आज असली दिवाली है, आज मैडम ऐसी ससुरी दिवाली है कि 10 दिवालियों के बराबर है। अब ये मत कहना मैडम तुम तो इमोशनल कर रहे हो, बट रियलिटी है। हर इंसान की दिवाली अलग अलग होती है, मैंने आपसे हर बार कहा है। हर इंसान की लाइफ का उस बाप से पूछो जिसकी दिन रात का चिंता, एग्जाम्पल जिसके घर में अगर मान लो कोई टारगेट लिए बैठा है कि यार हमें अपनी बेटी की शादी करनी है इस साल, और उस दिन हाथ पीले हो रहे हो, उससे पूछो तुम्हारी दिवाली कब है, वो कहेगा आज दिवाली है। कब दिवाली है? आज दिवाली है। किसी का ख्वाब हो कि इतने सालों से हम किराए पे रह रहे हैं, मेरा अपना घर बने, और वाकई में जिस दिन उसका गृह प्रवेश हो, उससे पूछो दिवाली कब की है, कहेगा आज दिवाली है। सो आई वॉन्ट दैट आई शुड सेलिब्रेट योर दिवाली विद यू, एंड दैट इज वाई टुडे आई एम हियर, ठीक है। तो हम तो बेटा उस दिवाली का इंतजार करेंगे, और तुम बिलीव नहीं मानोगे, उस दिन जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो पाएगा हम करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो तुम तो बेटा अभी अपनी दिवाली की तैयारी करो, और हम उस दिन का इंतजार करेंगे। सबसे बड़ी दिवाली तो इंसान की उस दिन होती है जब गली में उसका बाप निकले, पापा निकले आपके घूमते हुए गली में, और लोग पूछें, लोग ये ना कहें कि शर्मा जी जा रहे हैं या वर्मा जी जा रहे हैं, लोग कहें कि फलाने के पापा जा रहे हैं, बस हो गई दिवाली। तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप की पहचान बने, बस यही दिवाली। तुम्हारी गली में जब बहनें निकले तो कहें सुनो फलाने की बहन जा रही है, नजर मत उठा के देख लेना, फलाने की बहन है। बीवी जाए तो उनकी वाइफ जा रही है, मजा आता है। और वाइफ को भी गर्व हो कि मैं जिसके संग शादी होके आई हूं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं उसका सरनेम अपने नाम के आगे कि मैं मिसेज ये हूं। हाँ, मजाक में मत लेना, चुटकुले नहीं छोड़ रही, लेकिन ये रियलिटी है। शादी तो सब करते हैं, लेकिन पत्नी से सम्मान तभी मिलेगा जब आप कहीं ना कहीं अपने खुद के वादों पर कायम उतरे। तो मैं एक टेंशन नहीं क्रिएट कर रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर दिवाली। एनीवेज, कम टू द क्वेश्चन, इमोशनल हो जाओगे नहीं तो। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड? तो मैंने आपको बताया था जितने नेचुरल एसिड्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चींटी काट गई, नेचुरल एसिड छोड़ गई, तुमने उसके अंदर इंजेक्शन से थोड़ी ना भरा था, ईश्वर की देन है, नेचुरल एसिड है। लैक्टिक एसिड दूध में है, तुमने तुमने थोड़ी ना डाला, लैक्टिक एसिड दूध में अपने आप होता। यूरिक एसिड शरीर में, आंसर होगा ऑल अबव, आंसर होगा ऑल अबव। तो इस तरीके से सेशन को एंजॉय करते रहिए और अपनी दिवाली की तैयारी करते रहिए, और जब तुम्हारी दिवाली आ जाए तो सुनो मेरी बात कान खोल के, मेरे संग सेलिब्रेट करना बिल्कुल मत भूलना। आई लव यू ऑल फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। मेरी फैमिली के बाद अगर सबसे ज्यादा मेरे लिए कोई मैटर रखता है तो कैमरे के उधर जो मेरा परिवार है ना, उससे ज्यादा कीमती मेरे लिए कोई नहीं। यू कांट बिलीव, मैं कितने भी बिजी शेड्यूल में क्यों ना हूं, ऑफिस से अगर किसी की कॉल आ जाए, सॉरी बिजी है मैडम, सच्चाई बता रही मैं तुम्हें, मीटिंग में है, या किसी रिश्तेदार की कॉल आ जाए, ठीक है बाद में बात करते हैं शाम को घर पहुंच के, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का, कोशिश यही करती हूं कि मैं उसका रिप्लाई जरूर दूं, उनकी चीजों को महत्व दूं,
जितना हो सकता है। अगर गलती से किसी का कभी कमेंट छूट जाता हो, किसी की फरमाइशों में कमी रह जाती हो, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि बस ये सोचकर कि नजरअंदाज हो गया, क्षमा मांगती हूं। और बाकी मैं यही कहूंगी, खूब खुश रहो, खूब सारी तरक्की करो और अपनी दिवाली की तैयारी धूमधाम से करो। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर फेस्टिवल विद द होल फैमिली। थैंक यू सो मच। बाय।